हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आप सब कैसे हैं। आप जानते हैं कि एमजीएससी के विद्यार्थियों के लिए मित्रालय लेकर आया है 30 डेज रेगुलर सीरीज, जिसका फर्स्ट वीडियो हो चुका है, यानी सेमेस्टर 1 का पहला वीडियो जियोग्राफी के लिए आ चुका है। उस वीडियो में हमने बात की थी यूनिट 1 के बारे में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 2 की, इकाई नंबर 2 की, भू संचलन यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों के बारे में, बलों के बारे में। ठीक है, इस सीरीज में हम भूगोल को रटेंगे नहीं, समझेंगे। धरती कैसे हिलती है, कैसे बदलती है, और कैसे पर्वत, मैदान, ज्वालामुखी बनते हैं, सब कुछ आम बोलचाल की भाषा में। ये है सेमेस्टर 1 की क्लास, सब्जेक्ट है जियोग्राफी, और आपकी जो बुक है उसका नाम है फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 से। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 2 का जो सिलेबस है वो हमने सिलेबस वाली क्लास में देख चुके हैं। फिर भी अगर अभी तक आप सिलेबस नहीं जानते तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर, और बाकी सिलेबस वाली क्लास भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखिए तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए, क्या धरती सच में स्थिर है या फिर वो अंदर ही अंदर लगातार काम कर रही है? यही समझने के लिए हम बात करते हैं भू संचलन यानी कि अर्थ मूवमेंट्स की। भू संचलन का मतलब है पृथ्वी की सतह पर होने वाली सभी गतियां, यानी धरती का हिलना, उठना, दबना, टूटना, सब कुछ। मतलब धरती के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वो किस में आती है? भू संचलन के अंतर्गत आती है। ये सारी गतियां आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं जो संयुक्त रूप से प्रभावित होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। धरती अकेले नहीं बदलती, कई ताकतें मिलकर उसे बदलती है। यही प्रक्रियाएं भू आकृतियों के निर्माण यानी लैंड फॉर्म्स के डेवलपमेंट की आधार बनती हैं। मतलब जब ये प्रक्रियाएं होती है, जब भू संचलन की गतियां हिलती हैं, ढुलती हैं, वो जो परतें अंदर की हिलती ढुलती रहती हैं, तभी कहीं ना कहीं भू आकृतियों का निर्माण होता है। यही उसका बेस है। ये किस मतलब जो आकृतियों का निर्माण है वो पूरी तरीके से किस पर टिका हुआ है? भू संचलन की गतियों पर। ठीक है, बिना भू संचलन कोई स्थल रूप संभव नहीं। पर्वत, पठार और मैदान ये सब भू संचलन के ही परिणाम है। धरती पहले हिलती है, फिर आकार लेती है। इससे यह साफ होता है कि पृथ्वी गतिशील प्रकृति ही है, स्थिर नहीं है। मतलब डायनामिक नेचर ऑफ अर्थ। इसलिए भू संचलन को भूगोल अध्ययन का मूल आधार माना जाता है, बेसिक फाउंडेशन ऑफ जियोग्राफी। कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं, लाइक बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं, जैसे कि मैं कहूँ ज्वालामुखी का बनना। ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, दीर्घकालिक परिवर्तन जिसे कहा जाता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस। और कुछ अचानक होते हैं, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म चेंजेस। ठीक है, भू संचलन का सीधा संबंध है भूकंप और ज्वालामुखी से भी। आज जो हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं वो भी भू संचलन पर ही आती है, यानी प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। और अंत में धरती पर जो इतनी विविधता दिखती है, पहाड़, मैदान, घाटियाँ, वो सब भू आकृतिक विविधता का परिणाम है, यानी कि जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, जियोमॉर्फिक डाइवर्सिटी। सीधी भाषा में कहें तो भू संचलन धरती की वो कहानी है जिसे पूरा भूगोल शुरू होता है। तो चलिए इस भूगोल को शुरू करते हैं यार। वैसे यहाँ पे हम हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे ना यूनिट नंबर 2 के। देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो ताकतें धरती को अंदर से बदलती हैं वो कौन सी होती है? मतलब जो ताकत, जो शक्ति अंदर से धरती को बदल रही है वो कौन सी शक्ति है? इन्हीं हम कहते हैं अंतर्जात गतियां, एंडोजेनिक मूवमेंट्स। अंतर्जात गतियां वे गतियां होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होती हैं, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इन गतियों का कारण है धरती के भीतर की आंतरिक ऊष्मा और दबाव, इंटरनल हीट एंड प्रेशर। देखिए, आप सब जानते हैं धरती के अंदर बहुत गर्मी है, बहुत हीट है और हाई प्रेशर है, तो कारण बन जाता है इन गतियों का। यानी धरती अंदर से उबलती रहती है। ये प्रक्रियाएं अक्सर धीमी होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। इनका अक्सर वो असर जो है सीधे महाद्वीपों और महासागरों पर पड़ता है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पर पड़ता है। देखिए, क्योंकि पानी जो है अपना, महाद्वीप जो है, महासागर जो है, वो डायरेक्ट इनको प्रभावित करता है, क्योंकि वो हीट, वो मूवमेंट इसको तुरंत कैच कर लेती है। इन्हीं अंतर्जात शक्तियों से वलन और भंजन जैसी संरचनाएं बनती है। जो वलन है, भंजन है, फोल्डिंग है, फॉल्टिंग्स है, वो जो शक्तियां हैं वो क्या बना देती हैं? वलन और भंजन बना देती है, संरचना बना देती है। वो भी हम आगे बात करेंगे कि क्या होती है वो संरचना। पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से इन्हीं अंतर्जात गतियों की देन है, इसलिए इन्हें पर्वत निर्माण की प्रमुख शक्ति कहा जाता है। देखिए, पर्वत निर्माण की प्रमुख शक्ति क्या है? अंतर्जात गतियां।
अंतर्जात गतियां सीधे जुड़ी होती हैं भूकंपीय गतिविधियों से, सेस्मिक एक्टिविटीज से। हो सकता है देखिए आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो ये, बिकॉज अभी आउटर साइड में थोड़ा सा फील्ड वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। साथ ही ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिक एक्टिविटीज का स्रोत भी यही आंतरिक शक्ति है। गतियों का प्रभाव लंबे भूवैज्ञानिक समय में दिखाई देता है, ये एक दिन का काम नहीं है, और अंत में इनसे बनने वाले स्थल जो लाखों साल तक कायम रहते हैं। सीधी भाषा में कहेंगे तो अंतर्जात गतियां धरती की वो ताकत है जो उसे अंदर से बढ़ती है ना। तो फिर अगर हम बात करेंगे ऊपर नीचे हलते डुलते, एक बात और सोचिए, इसी तरह की गतियों को कहा जाता है, मतलब किस तरह की, जो ऊपर नीचे हिल रहा है, जो साइड में हिल रहा है, क्या हिल रहा है, धरती की प्लेट्स हिल रही हैं, धरती के अंदर की जो गति है वो मूवमेंट हो रही है। कैसे? ऊर्ध्वाधर यानी एपिरोजेनिक गतियां, ये वे गतियां होती हैं जो ऊपर नीचे दिशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती हैं। इनकी प्रकृति बहुत धीमी और दीर्घकालिक, स्लो एंड लॉन्ग टर्म होती है। यहाँ पर ऊपर नीचे तरीके से कोई प्लेट हिल रही है, वर्टिकली हिल रही है ना, तो इनकी प्रकृति बहुत धीमी है, दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म है, आपका ये तुरंत दिखाई नहीं देता है आपको ये। इनका प्रभाव किसी एक जगह नहीं बल्कि विस्तृत क्षेत्रों में पड़ता है, यानी लार्ज एरियाज में। इन्हीं गतियों से महाद्वीपों का उत्थान और अवतरण होता है। कई बार समुद्र तल में परिवर्तन भी इन्हीं गतियों के कारण होता है। ये गतियां पेनिप्लेन निर्माण में भी सहायक होती हैं, यानी पेनिप्लेन फॉर्मेशन, जहां भूमि लगभग समतल हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में इनसे तटीय रेखाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गतियां महासागरीय विस्तार का संकेत भी देती हैं, यानी ओशनिक एक्सपेंशन, कि भाई महासागर विस्तार हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं हिंट दे रही है, संकेत दे रही है। एपिरोजेनिक गतियां भूमि की स्थलाकृति में सौम्य परिवर्तन लाती है, कोई अचानक झटका नहीं है। असल में ये पूरी प्रक्रिया भूगर्भीय संतुलन को बनाए रखने के लिए होती है। सीधी भाषा में कहें तो एपिरोजेनिक गतियां धरती को धीरे धीरे ऊंचा या नीचा करती है। अगर आपसे पूछा जाए एपिरोजेनिक गतियां क्या है, यानी ऊर्ध्वाधर गतियां क्या है, ये धरती को धीरे धीरे ऊंचा या नीचा करती हैं, और आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो कि भाई ये जो है लॉन्ग टर्म होती है, लार्ज एरियाज के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, समुद्र तल में परिवर्तन इसी के कारण से आते हैं, पेनिप्लेन का निर्माण करती है। मतलब आप देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके मॉडल पेपर है वो मैराथन क्लासेस में कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जैसे क्वेश्चन भाषा कैसे लिखनी है, क्वेश्चन की आंसर कैसे लिखना है, वो सब मैराथन क्लासेस में पढ़ाएंगे यार। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, यहाँ टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भाई वैसे ही आपको आंसर लिखने में क्या दिक्कत है, आपको तो बस याद आना चाहिए कि भाई है क्या ये, याद जैसे क्वेश्चन आ गया ऊर्ध्वाधर गतियां क्या है, आपको पता है कि भाई ऊर्ध्वाधर गतियां वो हैं जो ऊंचा नीचा करती हैं प्लेट्स को, ये वो मूवमेंट्स हैं जो धरती के अंदर हो रही हैं और पेनिप्लेन का निर्माण कर रही है, समुद्र तल में परिवर्तन ला रही है, लार्ज एरियाज में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अगर आपको मालूम पड़ जाए टॉपिक क्या है, लिखना क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार। फिर तो आपको जो टॉपिक दिया जाए आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ, क्या मैं कहूँगा, आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हो, तो उसका टेंशन मत लो। आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स देखिए अभी प्रिपरेशन में चल रहे हैं, नोट्स आपको 25 जनवरी के बाद मिल जाएंगे, तो 25 जनवरी तक वेट कीजिए, एक साथ पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे। चलिए फटाफट से आपकी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मतलब हम ज़रा सोचिए, जब धरती साइड से दबती है तो क्या होता है। अभी तो हमने बात की ऊंचा नीचा, अब बात करेंगे साइड से। इसी तरह की शक्तियों को कहते हैं क्षैतिज या ऑरोजेनिक गतियां। ये वे गतियां होती हैं जो क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोन वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल कर लिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इनका संबंध संपीड़न और तनाव जैसी शक्तियों से होता है। यानी धरती कभी दबती है कभी खींचती है, मतलब कुछ है, दब रही है खींच रही है, ठीक है। एपिरोजेनिक गतियों के मुकाबले ये तेजी से प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन्हीं गतियों से वलित पर्वत का निर्माण होता है, धरती की परतें मुड़ जाती हैं, जहां दबाव ज्यादा होता है वहां भंजन और वंश का विकास होता है। देखिए एक साइड से हिल डुल रही है, अब दबाव ज्यादा हो गया तो टूट जाएंगी,
आपको अभी इमेज के अंदर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका एक डायग्राम और दिखा दूंगा, वलन और भंजन का भी एक डायग्राम आपको दिखा दूंगा कि जब दबाव ज़्यादा पड़ता है तो वो टूट जाती हैं, वो खिसक जाती हैं ऊपर नीचे, है ना। उसको भी एक बार आपको डायग्राम से समझा देंगे। भूगोल में भूकंप का सबसे बड़ा कारण यही ऑरोजेनिक प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। भूगोल मतलब भूकंप का कारण आपसे पूछ ले, एक स्थान में पूछ सकता है भाई, तो क्या है? ऑरोजेनिक प्रक्रियाएं यानी क्षैतिज गतियां। इनका प्रभाव अक्सर सीमित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ये गतियां विशेष रूप से महासागरीय किनारों के पास ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दुनिया की अधिकतर पर्वत श्रृंखलाएं इन्हीं गतियों से बनी हैं। असल में ऑरोजेनिक गतियां धरती की भूगर्भीय अस्थिरता का कारण बनती है। सीधी भाषा में कहें तो ऑरोजेनिक गतियां धरती को साइड से दबाकर पहाड़ खड़े कर देती है। पहाड़ खड़ा हो जाएगा जब दबाव ज्यादा रहेगा, तो वो जो मटेरियल, वो जो कहते हैं संरचना धरती के अंदर थी, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उभरने लगेगी। ठीक है, तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन बहिर्जात गतियां। देखिए, धरती की सतह को ध्यान से देखिए, जो बदलाव हमें सीधे दिखाई देते हैं वो किस वजह से होते हैं, इन्हीं कहते हैं बहिर्जात गतियां। बहिर्जात गतियां वे प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर बाहरी कारकों से संचालित होती हैं। यानी नाम ही बाहर है, बहिर्जात है तो बाहरी कारक होंगे, सीधी सी बात है। इन पर जलवायु यानी क्लाइमेट का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। मौसम बदला, प्रक्रिया बदल गई। इन गतियों में जल, वायु और हिम यानी कि वाटर, विंड एंड आइस मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये प्रक्रियाएं अचानक नहीं होती, बल्कि धीमी लेकिन निरंतर चलती रहती हैं। इनका काम है स्थल रूपों का क्षरण और निर्माण, यानी इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करना, इनका काम है। इरोजन यानी समझ गए ना, क्षरण यानी पुराने रूप को तोड़ना और नया बनाना। बहिर्जात गतियों में 4 मुख्य चरण होते हैं: अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। इन प्रक्रियाओं की एक खास प्रवृत्ति होती है भूमि को समतल बनाना, लेवलिंग ऑफ लैंड सरफेस। इस तरह बहिर्जात शक्तियां आंतरिक शक्तियों के प्रभाव को संतुलन करती है। जो आंतरिक शक्तियां होती है ना, उसका संतुलन कौन करती है? बहिर्जात शक्तियां। इसी संतुलन से भू आकृतिक चक्र पूरा होता है। और सबसे जरूरी बात, बहिर्जात गतियों का मानव जीवन से सीधा संबंध होता है। कृषि, बसावट, नदियां, मैदान सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जहां मौसम होगा वहां बहिर्जात शक्तियां इफेक्ट होंगी। मतलब मौसम चेंज हो रहा है, बहिर्जात शक्तियां इफेक्ट होगी, और बहिर्जात शक्तियां इफेक्ट होगी तो कृषि इफेक्ट होगी। यानी मनुष्य के जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है ना। सीधी भाषा में कहें तो अगर अंतर्जात शक्तियां धरती को बनाती हैं तो बहिर्जात शक्तियां उसे तराशती हैं। क्या वर्ड है ना, अच्छा, तराशना। मित्रों, जरा चट्टानों को मुड़ते हुए सोचिए। जब धरती की परतें टूटती नहीं बल्कि धीरे धीरे मुड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं वलन। समझे? आपको डायग्राम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए, वलन का अर्थ है संपीड़न बलों के कारण चट्टानों का मुड़ना। यह प्रक्रिया विशेष रूप से परतदार चट्टानों में अधिक देखने को मिलती है। वलन मुख्यतः क्षैतिज दबाव से उत्पन्न होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर। धरती की परतें आमने सामने से दबाई जाती हैं। यह कोई अचानक घटना नहीं है। वलन धीरे धीरे विकसित, ग्रेजुअल प्रोसेस होने वाली संरचना है। यही प्रक्रिया आगे चलकर वलित पर्वतों का आधार बनती है। वलन में अनुदैर्ध्य दबाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, वलन, इस प्रक्रिया से भू संचालन में परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वलन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वलन दरअसल भूगर्भीय अस्थिरता का परिणाम है और इसका पूरा विकास लंबे भूवैज्ञानिक समय में होता है। सीधी भाषा में कहें तो जब धरती की परतें दबाव में आकर धीरे धीरे मुड़ती हैं तो वलन होता है। ये एक परत है, इधर से दबाव आ रहा है और इधर से दबाव आ रहा है, दोनों तरफ से दबाव आ रहा है। दबाव मतलब इस तरह इसको किया जा रहा है। अब ये दबाव आता है तो ये इस तरह की शेप बन गई, मतलब ये दबाव के कारण ये मुड़ गई, टूटी नहीं है। ठीक है, समझे? आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मतलब सवाल ये भी आता है कि क्या हर वलन एक जैसा होता है? नहीं, दबाव की मात्रा और दिशा के अनुसार वलन अलग अलग रूप ले लेता है। मतलब शेप चेंज हो जाती है, उसका क्या कहते हैं, साइज चेंज हो जाता है। इसी आधार पर वलन के कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फोल्डिंग। सबसे पहले आता है सरल वलन, सिंपल फोल्ड।
यह सबसे सामान्य रूप होता है जहाँ चट्टानें हल्के रूप में मुड़ जाती हैं। एंटीक्लाइन, चट्टानें ऊपर की ओर मुड़ती हैं, यह उत्थान का संकेत देता है। इसके विपरीत है सिंक्लाइन, चट्टानें नीचे की ओर मुड़ती हैं। जब वलन एक दूसरे के समानांतर हो जाएं तो उसे कहते हैं आइसोक्लाइन। और रिकम्बलेट, जो रिकम्बेंट फोल्ड है यानी कि अक्षीय तल लगभग क्षैतिज हो जाता है, यह अत्यधिक दबाव का परिणाम होता है। फिर आता है ओवरटर्न्ड वलन, दबाव इतना अधिक होता है कि एक भुजा दूसरी पर झुक जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय, जहाँ जटिल वलन कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग देखने को मिलता है। ये वलन धरती की संरचनात्मक विविधता को दिखाती है। इन्हीं वलनों से पर्वत श्रृंखलाओं की पहचान होती है। भूगर्भीय अध्ययन में वलनों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सीधी भाषा में कहें तो दबाव जैसा होगा वलन वैसा ही होगा। मित्रों, अब जरा सोचिए, जब चट्टानें मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं तो क्या होता है? मतलब मुड़ी नहीं, टूट गई। इतना ज्यादा दबाव था कि अब टूट ही गई वो। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है भंजन, फॉल्टिंग। भंजन का अर्थ है चट्टानों में दरार पड़ना और उसके साथ खिसकाव होना। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तनाव और संपीड़न बलों के कारण होती है। वलन के विपरीत भंजन अचानक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। इसी कारण भंजन का भूकंप से बहुत गहरा संबंध है अर्थक्वेक से। भंजन से स्थलाकृति में तीव्र परिवर्तन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप धरती की सतह पर रैखिक संरचनाएं बनती है। भंजन धरती की कठोरता को भी दर्शाता है कि भाई धरती कितनी कठोर है, आखिर वो कब जाकर के टूटी, यानी कि ये इसका हाईएस्ट लेवल था रिजिडिटी का, कठोरता का। इस प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्थापन दोनों हो सकते हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। भंजन धरती की भूगर्भीय कमजोरी का संकेत माना जाता है, इसलिए भंजन भू आकृतिक अस्थिरता का प्रमुख कारण बनता है। सीधी भाषा में कहें तो जब धरती दबाव सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है तो भंजन हो जाता है ना? तो चलिए मित्रों, हर भंजन एक जैसा भी नहीं होता है। दबाव और तनाव जैसे होंगे भंजन का प्रकार वैसा ही होगा। जैसे कि वलन दबाव के अनुसार चेंज हो रहा है, उसके अलग अलग प्रकार हैं, वैसे ही भंजन के भी अलग अलग प्रकार हैं दबाव के अनुसार। इसी आधार पर भंजन के कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। सबसे पहले आता है सामान्य भंजन। सामान्य भंजन यानी कि नॉर्मल फॉल्ट, यह तनाव बल के कारण बनता है जिसमें एक भाग नीचे खिसक जाता है। इसके बाद आता है विपरीत भंजन, रिवर्स फॉल्ट। यह संपीड़न बल से संबंधित होता है, जहां चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जैसे कि वलन में हो रहा था ना, सेम टू सेम वैसा ही। फिर आता है थ्रस्ट भंजन। विपरीत भंजन का ही एक रूप है जो कम कोण पर उत्पन्न होता है, यानी इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा कम होता है। स्ट्राइक स्लीप भंजन, चट्टानें क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के पास से खिसकती हैं। समझे? एक तरफ तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। समझे? एक तो इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, यानी विपरीत दिशाओं में खिसक रही हैं। इन भंजनों से हॉस्ट और ग्रेबन जैसी संरचनाएं बनती है। हॉस्ट एक ऊंचा उठा हुआ भूखंड होता है, जबकि ग्रेबन एक नीची धंसीली घाटी होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं से रिफ्ट वैलीज उत्पन्न होती हैं। भंजन विशेष रूप से भूकंपीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, इसलिए भंजन भू आकृतिक विविधता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। सीधी भाषा में कहें तो क्या कहें, जैसा दबाव होगा वैसा भंजन होगा। जैसे कि वलन की बात हो रही थी ना, कि जैसा दबाव है वैसा वलन है, वैसा ही जैसा दबाव होगा वैसा ही भंजन होगा। ये दबाव के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। मित्रों, अब बात करेंगे पर्वतों का अर्थ एवं महत्व। बस थोड़ी सी टॉपिक्स हो रहे हैं, फिर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। पर्वत, देखिए, अगर पृथ्वी पर पर्वत ही ना होते तो दुनिया कैसी होती? पर्वत पृथ्वी की सतह के वे स्थल रूप हैं जो चारों ओर से ऊंचे उठे होते हैं। ये पृथ्वी की सतह का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पर्वत जलवायु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में वर्षा और तापमान पर्वतों के कारण ही नियंत्रित होता है। अधिकांश नदियों का उद्गम पर्वतों से ही होता है, इसलिए पर्वत जल संसाधनों के संरक्षक माने जाते हैं। पर्वत प्राकृतिक सीमाएं भी बनाते हैं जो देशों और क्षेत्रों को अलग अलग पहचान देते हैं। इन क्षेत्रों में वनस्पति और जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है, यानी बायोडाइवर्सिटी। पर्वतों में खनिज संसाधनों का भी अच्छा भंडार मिलता है।
मानव बसावट भी पर्वतों का सीधा प्रभाव करती है। साथ ही पर्वतों का सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक होता है। इसलिए भूगोल में पर्वत सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि जीवन व्यवस्था का आधार है। मित्रों, उन पर्वतों की जो बात करेंगे हम, अब हम उन पर्वतों की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे भव्य हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। देखिए, वलित पर्वत तब बनते हैं जब संपीड़न बल के कारण चट्टानें मुड़ जाती हैं, जो मैंने आपको बताया था ना पहले। ये पर्वत अधिकतर परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो चट्टानें वलन का रूप ले लेती हैं। इसी प्रक्रिया से लंबी और संकीर्ण पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। वलित पर्वत अक्सर युवा और बहुत ऊंचे होते हैं, यंग एंड हाई माउंटेन्स। हिमालय और आल्प्स यानी एल्प्स इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जो हिमालय पर्वत है, एल्प्स पर्वत है, इन पर्वतों की ढाल अधिक तीव्र होती है और ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वलित पर्वत क्षेत्र अक्सर भूकंपीय रूप से सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि भूकंप और भूगर्भीय गतिविधियां यहाँ अधिक देखने को मिलती हैं। साथ ही ये पर्वत गतियों का स्रोत भी होते हैं। मतलब गतियों का स्रोत भी है भाई, सोर्स ऑफ रिवर्स, नदियों का सोर्स है, सॉरी, नदियों का स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ रिवर्स। जलवायु अवरोध यानी क्लाइमेट का बैरियर का भी काम करते हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, समझे ना, एक तरफ तो थार का कितना बड़ा रेगिस्तान है और वहाँ की वो रेतीली गर्म हवा, वहाँ का वो रेत, वो मिट्टी, वो बालू दूसरी तरफ आने से रोकती है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। वैसे ही जो पर्वत हैं जलवायु अवरोध का काम करते हैं, क्लाइमेट बैरियर। इसलिए भूगोल में वलित पर्वत केवल ऊंचाई नहीं बल्कि भूगर्भीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम उन पर्वतों की बात करते हैं जो मुड़कर नहीं बल्कि टूटकर बने। अभी तक तो सिर्फ वलित पर्वत की बात की थी, अब भंजन पर्वत की बात करें। वलित और भंजन तो आप जानते हैं, वलन और भंजन। तो हमने बात की वलित पर्वत की, अब बात करेंगे भंजन पर्वत की, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स की। भंजन पर्वत भ्रंश क्रिया के जो भ्रंश क्रिया होती है, फॉल्टिंग होती है, उसके कारण बनते हैं। वलित पर्वत कैसे बनते हैं? वलन क्रिया के कारण। भंजन पर्वत कैसे बनते हैं? भंजन क्रिया के कारण, भ्रंश क्रिया के कारण। जब धरती की परतें दरार के साथ टूटती हैं तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है हॉस्ट, HORST, ठीक है, और नीचे धंसा हुआ भाग कहलाता है ग्रेबन। आई थिंक ग्रेबन है, हाँ ग्रेबन। जब हॉस्ट ऊंचाई ले लेता है तो वहीं भंजन पर्वत का रूप ले लेता है। इन पर्वतों की ढाल अक्सर तेज होती है और शिखर अधिकतर समतल होता है। भंजन पर्वत वलित पर्वतों से स्वरूप में भिन्न होते हैं। नीलगिरी और सतपुड़ा इसके प्रमुख उदाहरण होंगे। इन्हें संरचनात्मक पर्वत भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरल माउंटेन्स। भंजन पर्वत धरती की भूगर्भीय टूटन का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। हालांकि ये दिखने में स्थिर लगते हैं लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जहाँ धरती टूटती है और एक भाग ऊपर उठ जाता है वहीं भंजन पर्वत बन जाते हैं। जहाँ धरती टूटती है और एक भाग ऊपर उठ जाता है वहीं भंजन पर्वत बनते हैं। मित्रों, जरा कल्पना करो, धरती के अंदर से आग, लावा और गैस एक साथ बाहर आ रहे हो। यही होता है ज्वालामुखी, वॉल्केनो। आग भी आ रही है, लावा भी आ रहा है और गर्म गैस, हानिकारक गैस, वो किसी भी तरह की गैस हो सकती है, वो बाहर आ रही है। ज्वालामुखी का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा खुला विवर यानी ओपन वेंट। वेंट समझ गए ना भाई, AC वेंट होता है। तो वेंट का मतलब होता है एक तरह का स्ट्रक्चर जिसमें से वो लगातार हवा आ रही है। कहते हैं ना पाइप, बड़े बड़े पाइप्स के वेंट होते हैं ना, वैसे ही ये एक बहुत बड़ा वेंट है, बहुत बड़ा ओपन वेंट है जिससे मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया धरती की आंतरिक ऊष्मा की सीधी अभिव्यक्ति है। ज्वालामुखी भूगर्भीय रूप से अस्थिरता का संकेत देते हैं। आकृति के आधार पर ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है शील्ड ज्वालामुखी। इनका आधार चौड़ा होता है और लावा धीरे धीरे बहता है। इसके बाद आता है संयुक्त ज्वालामुखी, कॉम्पोजिट वोल्केनो। ये अधिक विस्फोटक होते हैं और परतों में निर्मित होते हैं। कौन सा विस्फोटक होता है? संयुक्त ज्वालामुखी। सिंडर शंकु, ये छोटे आकार के ज्वालामुखी होते हैं जो कम समय में बन जाते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार? 3। सक्रिय, सुप्त, विलुप्त। सक्रिय, सुप्त, विलुप्त। इंग्लिश में कहें एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट।
देखिए, ज्वालामुखी कई बार पर्वतीय और द्वीपीय रूप भी बनाते हैं। इनसे निकली लावा मिट्टी अक्सर उपजाऊ होती है, फर्टाइल सॉइल होती है ना। इसलिए ज्वालामुखी केवल विनाश नहीं बल्कि निर्माण और उर्वरता का भी स्रोत है। तो ज्वालामुखी की जो रेत है वो कई जो पौधे हैं, कई तरह की फसल है, उनके लिए बहुत उपजाऊ है, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। अब जरा सोचिए, धरती की जो ठोस परत है वो बनी कैसे। धरती की सतह असल में शैलों से बनी होती है। शैल का अर्थ है खनिजों का संगठित समूह। उत्पत्ति के आधार पर शैलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स। ये मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। इन्हें धरती की प्राथमिक शैल कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स। दूसरे नंबर पर आती है अवसादी शैलें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये नीचेपन यानी डिपोजिशन की प्रक्रिया से बनती हैं। इन्हीं शैलों में जीवाश्म यानी फॉसिल सबसे अधिक पाए जाते हैं। तीसरा श्रेणी है रूपांतरित शैलें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये ताप, दबाव और रासायनिक प्रभाव यानी कि हीट, प्रेशर एंड केमिकल एक्शन से बनती है। ताप, दबाव, रासायनिक प्रभाव यानी एक शैल दूसरी शैल में बदल जाती है। इसी परिवर्तन को कहते हैं शैल चक्र, रॉक साइकिल। शैलों से ही पृथ्वी की भूपटपट्टी का निर्माण होता है। शैलों में घनत्व और कठोरता में अंतर पाया जाता है। डेंसिटी एंड हार्डनेस के अंदर अंतर पाया जाता है कि भाई शैल अलग होगी तो उसमें डेंसिटी अलग होगी, उसमें हार्डनेस अलग होगी, अंतर पाया जाता है। साथ ही शैलें खनिज संसाधनों का मुख्य आधार होती हैं। इसलिए भूगोल में शैलें केवल पत्थर नहीं बल्कि धरती के इतिहास का प्रमाण मानी जाती हैं। मित्रों, अब जरा सोचिए, बिना कहीं जाए, बिना बहे चट्टानें खुद ब खुद टूट रही हो। मतलब चट्टान है, वो कहीं गई नहीं है, कहीं उस पर कुछ अटैक नहीं हुआ है, बिना बहे मतलब बारिश के पानी से भी कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, चट्टानें खुद ब खुद टूट रही हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय का अर्थ है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना या विघटित होना। यह एक धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपक्षय भू-आकृतिक प्रक्रियाओं की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अपक्षय पर जलवायु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अपक्षय के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। भौतिक अपक्षय, इसमें फिजिकल वेदरिंग, इसमें चट्टानें सिर्फ टूटती हैं, उनकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, यानी जो रासायनिक संरचना है वो सेम है। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। अरे भाई, रासायनिक की भी बात आ जाती है। केमिकल वेदरिंग, इसमें पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चट्टानों की संरचना बदल जाती है, उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें पेड़ पौधों, जीव जंतु और मानव क्रियाएं चट्टानों को तोड़ती हैं। अपक्षय मिट्टी निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, यानी सॉइल फॉर्मेशन की। इसलिए यह प्रक्रिया कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर के लिए। अपक्षय धरती की सतह को निरंतर बदलता रहता है, इसलिए कह सकते हैं कि अपक्षय धरती की शांत लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। ऑलराइट मित्रों, आज की क्लास में हमने देखा कि धरती स्थिर नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। कितने कुछ जाना आज हमने। देखो, भू संचलन, अंतर्जात बहिर्जात गतियाँ, वलन, भंजन, फिर पर्वत है ना, हाँ पर्वत, ज्वालामुखी। और पर्वत भी हमने वलित पर्वत और भंजन वाले पर्वत दोनों पढ़े थे। फिर ज्वालामुखी पढ़ा था, फिर शैलें और अपक्षय पढ़ा, अभी लास्ट में अपक्षय पढ़ के आए हैं अपन। ये सब धरती की कहानी बताते हैं। जब भी हमने बताया ना, ये सब धरती की कहानी तो है यार, कि आखिर धरती बनी कैसे, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। तो अगर आज ये सब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है तो समझो हम सही दिशा में जा रहे हैं। याद रखना, भूगोल रटने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं यार, इसको समझने का है। आप डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहना क्या चाह रही है भूगोल हमसे, और फिर आप खुद भाषा बनाते चलोगे। और बात रही भाषा की कि भाई आखिर आंसर लिखना कैसे है, वो तो भाई आपको नोट्स में मिल जाएगा। और नोट्स को बनते थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगभग मैंने आपको डेट बता दी है, 25 जनवरी के बाद मैं आपको एक साथ सारे नोट्स दे दूंगा। 26 जनवरी स्पेशल है। अगली स्लाइड में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को, अगली क्लास में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे और यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो जुड़े रहिए मित्रादय 30 डेज रेगुलर सीरीज के साथ। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। तो जुड़े रहिए एमजीसी मित्रादय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्रा, धन्यवाद।